हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर। एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का दूसरा चैप्टर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। ठीक, हम लोग 20 लेक्चर तक काम कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हेडिंग पड़ी थी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र आया था 1/4πε0 ट्वाइस P/R का क्यूब, याद होगा आपको। और उसके बाद हमने बताया था कि अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसके आघूर्ण की दिशा में होगी, मतलब जिधर आघूर्ण होगा उधर ही आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अक्ष का निगमन हो चुका था। अब हम लोग चलेंगे निरक्ष पर निकालेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग देखें। यहां पर मैं लिख रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव के, अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसका 3 नाम और है। निरक्षी या अनुप्रस्थ, निरक्षी या अनुप्रस्थ या tan B स्थिति। ठीक, ये है आपका निगमन। तो हम लोग अक्ष पर तीव्रता निकाल चुके थे। अब कहां निकालेंगे? निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे। निरक्ष आपको पता होगा कि जो रेखा अक्ष पर लंब होती है वही क्या कहलाती है? वही निरक्ष कहलाती है। तो चलिए आइए डायग्राम देखें ध्यान से। ठीक है, निगमन ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अक्ष का भी और निरक्ष का भी दोनों निगमन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए ध्यान पूर्वक बहुत कायदे से इसको समझिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायग्राम देखें। मान लेते हैं, ये देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिए, ये है कोई वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये आपका माइनस क्यू आवेश है, ये आपका प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जैसा कि आप जानते हैं कितना होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l। ठीक, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर रखा है। ठीक, ध्यान समझिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में कहां पर? AB पर रखा है। ठीक, माना, और आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की सारी दूरियां नापी जाती है कहां से? उसके मध्यबिंदु O से नापी जाती है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्यबिंदु O है। ठीक है, माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर, माना इसके मध्यबिंदु O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर, उसके उसके निरक्ष पर ये देखिए कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब आप बताइए क्या मानेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना उसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर उसके निरक्ष पर कोई बिंदु कौन है? P है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। तो आइए इसी बात को यहां पर लिखकर आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना इसके मध्यबिंदु O से, माना इसके मध्यबिंदु कहां से? O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्ष पर, स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्ष पर कोई बिंदु P है, निरक्ष पर कोई बिंदु P है,
ठीक, जहां कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई? इसलिए हमने पूरा कायदे से मान करके लिख दिया कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर उसके निरक्ष पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इतना आप पहले नोट कर ले, डायग्राम अभी मत बनाइएगा, डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको हम बताएंगे, तब बनाइएगा। इतना नोट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतना कर ले पहले। तो चलिए आज हमें इसके निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बताओ क्लियर है ना? अब आप हमको बताइए वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर आवेश। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं, एक आपका प्लस माइनस क्यू है, दूसरा आपका प्लस क्यू है। तो बताइए बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे, एक होगा माइनस क्यू का, दूसरा होगा प्लस क्यू का। तो आप एक काम करिए, वैद्युत क्षेत्र एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब सवाल यह उठता है कि वैद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आंसर आवेश। कितने आवेश हैं? 2, एक आपका माइनस क्यू है, दूसरा आपका प्लस क्यू है। तो बिंदु P पर कितने वैद्युत क्षेत्र होंगे? 2 होंगे, एक करेगा माइनस वाला, दूसरा करेगा प्लस वाला। तो आप एक काम करिए, आप अभी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न मत करवाइए, आप पहले दोनों आवेशों की पहले P से दूरी पता करो, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, जब सूत्र लिखोगे तो सूत्र में दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले आप दोनों आवेशों की कहां से? P से पहले आप दूरी पता करो, दूरी। आइए दूरी पता करके आपको दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखें, ये देखिए P से हमने क्या किया, सबसे पहले जो है मिला दिया माइनस क्यू को। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए P से मिलाया किसको? ये देखिए माइनस क्यू को हमने मिला दिया, ये मिलाया। अब आप जरा हमको बताइए, ध्यान पूर्वक बताइएगा, ये देखिए हमने क्या किया, P से माइनस क्यू को सबसे पहले हमने मिला दिया, ठीक। अब आप बताइए, ये दूरी आपकी R है और ये आधी दूरी कितनी हो गई? L। अब लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, बताइए लंब R है, आधार कितना है? L है। तो बताइए कर्ण कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो कि नहीं? ये देखो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपका आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, बताओ लंब कितना है? R स्क्वायर, और बताओ आधार कितना है? L का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताओ समझ में आया? तो बताओ ये पूरी दूरी बताओ कितनी हो गई? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। बताओ समझ में ये बात आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलिए अब आइए यहां से ये दूरी बताइए। अब आइए ये जो आपका प्लस क्यू है इसकी P से दूरी पता करते हैं, मिला दें। ये देखिए ये हमने इसको मिला दिया, मिलाया। अब आप बताइए ये पूरी दूरी कितनी है? पूरी दूरी R है, ये दूरी कितनी है? L है। फिर ये दूरी आपकी आ जाएगी अंडर रूट, बताओ R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए दूरी समझ में आ गई। अब बताइए कितने आवेश हैं? 2। तो P पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे? 2, एक करेगा माइनस वाला, दूसरा करेगा प्लस वाला। तो आइए एक एक करके उत्पन्न करवाते हैं। आइए पहले उत्पन्न करवाते हैं प्लस वाले के कारण, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि यदि प्लस क्यू के कारण, यदि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न, यदि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E1 है। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना है? E1 है। तो प्लस वाले का वैद्युत क्षेत्र जो P पर उत्पन्न होगा, तो आपको पता है कि प्लस वाले का वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से दूर होता है। इस वाले का जो वैद्युत क्षेत्र होगा बताओ कहां होगा? ये देखो ये प्लस से दूर होगा। ये है आपका ये वैद्युत क्षेत्र, बताओ कितना हो गया आपका? E1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, बताओ कितना? E1। सही है। तो चलिए ये देखिए प्लस वाले का थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर दे रहे हैं। ये देखिए प्लस वाला ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये
ये है वैद्युत क्षेत्र आपका, बताओ कितना, E1। ठीक, तो चलिए E1 का मान बता सकते हो, बोलो भाई E1 का मान। तो E1 बराबर आपका आ जाएगा, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है। तो R की जगह पर बताओ कितना है, R की जगह पर कितना है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या, ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा E1 बराबर क्या आ गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे ये आपका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में सबको आ गया। तो प्लस वाले ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है, -Q की। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि यदि -Q के कारण बिंदु P पर -Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E2 है, E2 उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बताओ कितना है, E2 है। तो माइनस वाले का यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर होगी, माइनस की ओर होगी। ये देखिए ये इधर, ये देखिए ये है माइनस की ओर, ये देखिए ये है आपका वैद्युत क्षेत्र। बताओ ये कितना है, ये है आपका E2। बताओ समझ में सबको आ रहा है। माइनस का वैद्युत क्षेत्र कहां होता है, माइनस की ओर होता है। ये दूरी थी आपका R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। चलिए E2 का मान बताइए, बोलिए भाई। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। R बताओ कितना है, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से आपका आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आपका आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। बताइए यहां तक बताओ क्लियर हुआ, जल्दी से नोट कर लो। तब उसके बाद डायग्राम मत बनाना, डायग्राम जब कहेंगे तब बनाना। ये देखें, ये प्लस वाले का वैद्युत क्षेत्र है, ये किसका है, ये आपका माइनस वाले का है। ठीक, चलिए अब आप इसके बाद ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। चलिए बताइए, अब बताइए P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक आपका E1 है, दूसरा आपका E2 है। बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक आपका E1 है, दूसरा आपका E2 है। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों एक दिशा, अब आपको इन दोनों का परिणाम ही निकालना है। अगर दोनों एक दिशा में होते तो आप जोड़ देते, अगर विपरीत दिशा में होते तो ज्यादा माइनस कम होता, लेकिन आज दोनों किसी कोण पर हैं। ये देखें, अब हमारा सबसे पहला काम होगा इन दोनों के बीच क्या निकालना, कोण निकालना, कोण निकालना। तो आइए देखें इन दोनों के बीच कोण कैसे पता करते हैं, हम आपको तरीका बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। कोण निकालने का तरीका बताते हैं। एक काम करिए, सबसे पहले ये जो आपका आधार है, आधार के समांतर यहां पे देखो हमने एक रेखा खींच दिया। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आधार के समांतर एक रेखा आप यहां पर खींच दें, खींचे। चलिए अब हमने मान रहे हैं कि माना ये कोण थीटा है, मान लिया ये कोण बताओ कितना है, थीटा है। अब सुनिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पूछो कैसे, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कैसे? क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। प्रमेय है ये कक्षा 9 में, क्लास 9th में। अगर त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हमने इसको थीटा माना है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर ये कोण थीटा है तो ये बोलो ये भी आपका थीटा, बताओ क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। समझ में आया? अब देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? ये भी एकांतर कोण है, ये थीटा तो ये भी थीटा। आप सुनिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप बताइए, E1 और E2 के बीच का कोण कितना आ गया? ये देखिए 2 थीटा आ गया, 2 थीटा। समझ में आया? अब हमने मान लिया E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र एकदम बीचों बीच होगा। हाँ,
वेक्टर में एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था बहुत पहले 11th में, अगर दो वेक्टर आपस में बराबर है तो उनका परिणामी बीचों बीच होता है। ये देखें, जो मान E1 का है वही मान E2 का है। E1 और E2 चूंकि दोनों के मान आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इनका जो परिणामी होगा एकदम बीचों बीच होगा। ठीक है। अब हमने मान लिया कि माना E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताओ कितना है, कैपिटल E है। ठीक है। अब हम E का मान निकालेंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा से निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे डायग्राम अब आप बना सकते हैं। ठीक है, चित्र अब आप बना सकते हैं। चित्र आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए दोनों का परिणामी निकाल करके आपको हम दिखाते हैं। तो बताइए E1 और E2 के बीच का कोण कितना आ गया, बोलो। आंसर आपका आ गया 2 थीटा। ठीक है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यदि E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र, E1 और E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। तो बताओ E बराबर बोलो अंडर रूट, बोलो भाई, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, उसके बाद कास बोलो कितना, 2 थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना है, आंसर 2 थीटा। अच्छा सुनिए, आपको पता है कि E1 का मान E2 के बराबर है। अभी अभी आपने देखा था सूत्र में, जो मान E1 का था वही मान E2 का है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए जहां जहां E2 है वहां वहां चुपचाप क्या रखो, E1। तो E बराबर आपका आ जाएगा, बोलो भाई, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस 2E1 उसके बाद कास आपका आ जाएगा 2 थीटा। आया। अब आपका आ जाएगा E बराबर, बोलो भाई, अंडर रूट E1 स्क्वायर बोलो 2E1 स्क्वायर प्लस बोलो 2E1 स्क्वायर इंटू बोलो कास 2 थीटा। अब यहां से क्या कॉमन ले लो, E बराबर, इसमें से कॉमन ले लो 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस कास 2 थीटा। समझ में आ रहा है। अब आपका आ जाएगा E बराबर अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर, उसके बाद 1 प्लस, अब आप एक काम करिए, कास 2 थीटा को तोड़ दीजिए। कास 2 थीटा के वैसे तो 3 सूत्र होते हैं, लेकिन ऐसा सूत्र लिखो कि एक कट जाए। ये वाला आप लिखो भाई, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बताओ 1 से 1 कट गया। अब आपका आ जाएगा E बराबर, देखिए 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, E1 स्क्वायर का वर्गमूल E1, कास स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कास थीटा। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान। E बराबर कितना आ गया, 2E1 कास थीटा। बताओ यहां तक सबका कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अब केवल मान रखना है, E1 का मान रख दो, उसके बाद कास थीटा का मान रख दो, सूत्र अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आइए मान रखते हैं, मान ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो चलिए E बराबर आपका आ गया 2। बताओ E1 का मान बोलो 1 बटा समीकरण नंबर 1 से देखे बताओ, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। याद आया। ये बताओ किसका मान था, E1 का मान था। अब आप कास थीटा का मान बताओ, चित्र देख के बताओ कास थीटा। तो कास थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका ये है, इसकी लंबाई L है। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार ये आपका देखो L है और कर्ण की लंबाई कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपका आ जाए आधार बटे कर्ण, आधार हो गया L और कर्ण आपका आ जाएगा बताओ कितना, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहां से आपका आ जाएगा E बराबर, इसको लिखो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू गुणे 2L बटे नीचे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3 बटा 2
पावर बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया यहां पावर 1 है, ये वर्गमूल का मतलब 1/2। ये बताओ x गुणे x की पावर 1/2, बताओ क्या आ जाएगा? यहां पर x की पावर 1 है ना, गुणे में घात जुड़ जाती है तो x की पावर आ जाएगा 1 + 1/2 बराबर x की पावर बताओ 3/2। इस तरीके से यहां पर पावर कितना हो गया? 3/2। यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1/2 है, तो गुणे में घात जुड़ती है, तो जब 1 में 1/2 जोड़ोगे कितना आ गया? 3/2 आ गया। फिर वही काम, ये देखें, ये जो आपका Q गुणे जो आपका 2L है, ये है आपका बताओ क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो गया। समझ में आया? और एक बात फिर वही काम, L² का मान बहुत कम है किसकी तुलना में? R² के। तो L² का मान बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है किसकी तुलना में? R² की तुलना में। इसलिए हम कह सकते हैं L² त्याज्य है। L² बताओ क्या है? त्याज्य है, कि मतलब इसको आप छोड़ दें, और जैसे ही छोड़ेंगे ये देखिए आपका आंसर आ गया। आंसर आपका बोलो भाई क्या आएगा? E बराबर, बोलो E बराबर, ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये बताओ क्या हो गया? P बटे L² तुमने छोड़ दिया है, ये देखो स्क्वायर से 2 कटेगा, ये आपका आ जाएगा R का क्यूब। ये है वैद्युत द्विध्रुव के कहां पर? निरक्ष पर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए निगमन आपको समझ में आया कि नहीं आया? कल हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में निकाले थे अक्ष पर, याद करिए अक्ष पर आया था 2p/r³ और निरक्ष पर आया है p/r³। इसका यह मतलब हो गया कि जो अक्ष वाली तीव्रता हुआ करती थी वो निरक्ष के तीव्रता की कितनी गुनी? 2 गुनी हुआ करती थी, 2 गुनी। बताओ निगमन समझ में आया? अब आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें, तब निगमन के बारे में आपको छोटी छोटी 2-3 पॉइंट हम आपको और बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट कर लें। चलिए निगमन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नोट करके देखिए कुछ पॉइंट, छोटे छोटे कुछ बातें हैं जो आपको सवाल लगाने में काम देंगी। ठीक है, नोट करके देखिए सबसे पहला पॉइंट। ठीक, देखिए पहला पॉइंट आपका ये है कि कल हम लोग निकाले थे ई अक्ष, कल हम लोग निकाले थे ई अक्ष। अक्ष पर तीव्रता कितनी आई थी? सॉरी एक मिनट रुक जाइए। कल हम लोग निकाले आज हम निकाले हैं, आज अभी ई निरक्ष। बताओ ए निरक्ष बताओ कितना आया है? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ p/r³। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ये इसके पहले वाले लेक्चर आज हमने निकाला है निरक्ष पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। ठीक है, अच्छा इसके पहले वाले लेक्चर में हमने निकाला था ई अक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस p/r³। उम्मीद है सबको सूत्र याद होगा, याद आया? अब आप इसको ऐसे लिखे ई अक्ष बराबर, एक काम करो जरा 2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बताओ p बटे कितना? r³। समझ में आया? अब आप बताइए इनको लिए, यहां से देखिए 2 को हमने पहले ले लिया, अब उसके बाद आपका अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। अब आप इसको पहचानते हैं ये कौन है? ये आपके ई निरक्ष है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि ई अक्ष बराबर, इसका मतलब ई अक्ष बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे ई निरक्ष। इसको आप याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये। इसका मतलब ये हो गया कि जो अक्ष की तीव्रता होती है वो बताओ निरक्ष की तीव्रता की कितनी गुनी? 2 गुनी होती है, 2 गुनी। मतलब जो अक्ष की तीव्रता होती है वो बताओ निरक्ष की तीव्रता की कितनी गुनी? 2 गुनी होती है। ये आपका पहला पॉइंट था। ठीक है, तो या ऐसे इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो निरक्ष की तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। एक ही बात है, चाहे ठीक आप इधर से बोलिए चाहे उधर से बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। बताइए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया? चलिए अब इस पे देखें, नोट करके दूसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब आप नोट करके देखिए पॉइंट नंबर 2। देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है कि हमने आपको बताया था सबसे पहले, ये देखिए आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिए ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, ये है आपका -q, ये है आपका +q। ठीक है, इसके आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। ये देखिए ये है आघूर्ण की दिशा, ये
आघूर्ण बताओ कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। अब हम आपसे पूछें कि इसके अक्ष पर, अब हम अगर आपसे पूछें इसके कहां पर, इसके अक्ष पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है, ठीक है, और यहां पर ये देखिए इसके मध्यबिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर, R दूरी पर, इसके मध्यबिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है। अब यहां पर अगर हम आपसे पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो हमने आपको रटवाया था कि अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आघूर्ण की दिशा में होती है। याद करिए, जब ये निगमन हम आपको बताए थे तो ये पॉइंट हमने नोट करके लिखा ताकि आपको ये बात रट जाए कि अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण की दिशा में होती है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा आघूर्ण की दिशा में होगा, ये आपका होगा वैद्युत क्षेत्र, बताओ कैपिटल E, ठीक है। और E का सूत्र आपका होता है, बोलो भाई याद है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P अपान R का क्यूब। याद आया, ये निगमन आपको हम पढ़ा चुके हैं, बताओ क्लियर है कि नहीं। तो क्या सीखा आपने, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है बताओ आघूर्ण की दिशा में होती है। चलिए अब आइए आपको बताते हैं निरक्ष की बात, हम लोग करते हैं निरक्ष की बात करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा, ये देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये देखिए हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये है आपका माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू, समझ में आया। अब देखें माना ये देखिए इसका मध्यबिंदु आपका O है, ये कौन है, ये इसका मध्यबिंदु O है। माना इसके मध्यबिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यहां पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है, ठीक है। अब बताइए यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अच्छा इसका आघूर्ण है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, आघूर्ण बताओ कहां है, आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब आप बताइए यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बताओ किधर होगी, इधर। अभी निगमन में हमने आपको करके दिखाया था कि यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र था उसकी दिशा इधर थी, इधर, ये देखिए इधर, ये आघूर्ण के विपरीत थी, ये E। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब आप इसको जल्दी से रटिए, बोलिए अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण की दिशा में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ आघूर्ण के विपरीत होती है, विपरीत। अपनी आंखों से देख लो, इधर आपका आघूर्ण है, इधर आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये दोनों बातें मत भूलना। अगर भूल जाओगे तो एक भी न्यूमेरिकल, एक भी सवाल आप किसी भी कीमत पर नहीं लगा पाएंगे। अंतिम बार बोल रहा हूं, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र किधर, आघूर्ण की दिशा में। बताओ निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र किधर, आघूर्ण के विपरीत। बताइए दोनों पॉइंट आपको, दोनों बातें क्लियर है। चलिए क्लियर हो गया हो तो अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला निगमन हम लोग करने जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पहले सिलेबस में ये निगमन नहीं था, जब से आपका एनसीईआरटी का सिलेबस हुआ है निगमन नया जुड़ा है, ठीक है। अब मैं यहां पर अगली हेडिंग लिख रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आपका अगला निगमन है। यह भी निगमन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अक्ष पर हो चुका है, उसके बाद निरक्ष पर हो चुका है, अब उसके बाद हम लोग कहां निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे जहां निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए करके आपको हम दिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चलिए मान लेते हैं, ये देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिए आपका है माइनस क्यू, ये देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये है आपका आवेश माइनस क्यू और ये है आवेश आपका प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है, मान लिया यह निर्वात में ए बी पर रखा है, माना यह निर्वात में ए बी पर रखा है, ठीक। अब मान लेते हैं कि माना इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर, माना इसके मध्यबिंदु O से बताओ कितनी दूरी पर, ये देखिए R दूरी पर, R दूरी पर और थीटा कोण पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है
जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। एक बार फिर से ध्यान से बिल्कुल समझिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में कहां पर, AB पर स्थित है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है, ठीक। माना इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। कोई बिंदु कौन है, P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बताओ समझ में आया। अक्ष पर निकाल चुके हैं, निरक्ष पर निकाल चुके हैं, अब कहां निकालना है, अब किसी दूसरे बिंदु जगह पर निकालना है। तो हमने मान लिया वह जगह बताओ कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। समझ में पूरी बात आ रही है। तो चलिए इसी बात को हम मान करके लिखते हैं। जो हमने आपको समझाया यहां पर हम लोग साफ साफ मानते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। माना इसके मध्य बिंदु, माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी पर थीटा कोण पर, R दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु बताएं कौन है, P है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। जल्दी से आप इसको नोट कर ले, तब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में AB पर स्थित है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। बताओ मानने का कार्यक्रम सबको समझ में आ गया। तो चलिए मानने का कार्यक्रम अगर समझ में आपको आ गया, इसके बाद अब आप आगे देखिए ध्यान से। चलिए आइए देखिए, इसका जो आघूर्ण होगा, आघूर्ण ध्यान देना, इसके आघूर्ण की दिशा होती है बताओ -Q से कहां, +Q की ओर। तो ये देखिए ये आघूर्ण की दिशा, ये देखिए ये है आघूर्ण आपका कैपिटल स्मॉल p। आघूर्ण की दिशा होगी -Q से कहां, +Q की ओर। इतनी बात समझ में आई। अब सुनिए, ये जो आघूर्ण p है इसके दो घटक होंगे, ठीक। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जिधर कोण होता है उधर कास आता है, और कास के लंबवत साइन आता है। अब देखिए इधर आपका P है, अब बताओ जिधर कोण है उधर कास आएगा, इधर का घटक बताओ कितना हो जाएगा, इधर का घटक हो जाएगा P cos थीटा, और इसके लंबवत देखो, इसके बताओ क्या, इसके लंबवत इधर, ये देखिए ये इसके लंबवत इधर आपका आ जाएगा P sin थीटा। बताइए इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। इसका जो आघूर्ण है, आघूर्ण होगा -Q से +Q की ओर। ये तो आघूर्ण आपका P हो गया। अब देखिए ये कोण आपका थीटा है। अब P के दो घटक होंगे, तो जिधर कोण है उधर कास आएगा, और कास के लंबवत साइन आएगा। अब आप चित्र को देख करके बताइए कि ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है इसमें दो आघूर्ण है, एक आपका P cos थीटा है, एक आपका P sin थीटा है। तो बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक P cos थीटा के कारण और एक P sin थीटा कारण। आपको समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। अरे भाई जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, आज उसमें दो आघूर्ण आ चुके हैं। पहला है आपका P cos थीटा, दूसरा है P sin थीटा। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक होगा P cos थीटा के कारण और दूसरा होगा P sin थीटा के कारण। अब आप आगे देखिए, ये जो बिंदु P है ये P cos थीटा के अक्ष पर है, और ये जो P sin थीटा है ये बताओ P sin थीटा है, ये जो बिंदु P है ये P sin थीटा के निरक्ष पर है। तो दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अब हम कह सकते हैं, यहां पे देखें, यहां पे लिख सकता हूं कि बिंदु P बताओ P cos थीटा के अक्ष पर है, अक्ष पर है। समझ में आया। अब हम कह सकते हैं यदि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
यदि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया कैपिटल E1 है, और आपको पता है कि अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो आघूर्ण की दिशा में होती है। तो ये जो अक्ष पर बिंदु P पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बताओ अक्ष कहां होगा, आघूर्ण की दिशा में होगा। तो ये देखिए दिशा हम बना रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए ये आघूर्ण की दिशा में ये आपका ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, बताएं कौन, ये है वैद्युत क्षेत्र आपका E1। बताओ समझ में आया, बताओ दिशा सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बताओ आघूर्ण की दिशा में होगा। और अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र सबको याद है कि नहीं याद है, E बराबर 1/4πε0 ट्वाइस P बटे R क्यूब से, यही ना। अब बताओ E की जगह पर कौन है, E1 है। E1 बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 ट्वाइस, अच्छा P की जगह पर क्या रखेंगे, P cos थीटा बटे आपका आ जाएगा R क्यूब। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। P की जगह पर बताओ क्या रखोगे, आप रखोगे P cos थीटा। अब बताओ अक्ष वाला मामला निपट गया कि नहीं निपट गया। अब हम कह सकते हैं यहां से देखें बिंदु P, अब मैं कह सकता हूं बताएं कौन, बिंदु P, बताओ P sin थीटा के कहां पर है, निरक्ष पर है। P sin थीटा के निरक्ष पर है। अब मैं कह सकता हूं यदि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यदि इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया E2 है, E2 ठीक है। तो चलिए बताइए निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बहा, पहले दिशा बताइए भाई, दिशा बताओ। निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आघूर्ण के विपरीत होता है। अब बताइए ये देखिए P sin थीटा इधर है, ये P sin थी जो बिंदु P है ये P sin थीटा के निरक्ष पर है। तो निरक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बताओ आघूर्ण के विपरीत होता है। आघूर्ण आपका इधर है और ये देखिए विपरीत, ये देखिए ये आपका ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, बताएं कौन, ये है वैद्युत क्षेत्र आपका E2। बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है ना। अब बताओ E2 का मान बताइए, पहले निरक्ष का फॉर्मूला बताइए। E बराबर आपका होता है 1/4πε0 P बटे R क्यूब से, यही सूत्र है कि नहीं। तो अब यहां से आपका आ जाएगा, बोलो भाई E2 बराबर, अब यहां से आपका आ जाएगा E2 बराबर बताओ 1/4πε0, अब आपका आ जाएगा P sin थीटा बटे बोलो R का क्यूब। ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताइए यहां तक बताओ सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब बताइए बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र है, एक आपका E1 है दूसरा आपका E2 है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब इनका परिणामी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लिए हो तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बताइए बिंदु P पर बताओ कितने वैद्युत क्षेत्र हैं, आंसर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक आपका E1 है दूसरा आपका E2 है। अब आइए परिणामी निकालें। तो चलिए बिंदु P पर परिणामी निकालते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं परिणामी देखें दोनों के बीच कहीं पर होगा, तो मान लेते हैं कि माना जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो कैपिटल E है, कहीं बीच में होगा E है, ये परिणामी है। और जो यहां से बताओ कितने कोण पर है, बोलो थीटा कोण पर है, ठीक, सॉरी थीटा नहीं अल्फा कोण पर, थीटा पहले मान चुके हैं, माना ये बताओ कितने कोण पर है, अल्फा। तो चलिए मान लेते हैं कि यदि E1 तथा E2 का, यदि नहीं माना, सॉरी माना E1 तथा E2 का परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, जो रेखा OP से अल्फा कोण पर है, जो रेखा OP से कितने कोण पर है, अल्फा कोण पर है। तो चलिए अब बताओ E का फॉर्मूला बताओ, E बराबर बताओ अंडर रूट बोलो E1 स्क्वायर प्लस
E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू बताओ आपका आ जाएगा कास दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। अब बताओ कास 90 का मान होता है 0। अब आपका आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा E2 का स्क्वायर, ये 0 हो गया ना आपका। अब यहां से आ जाएगा E बराबर, चलो बताओ E1 का मान बोलो। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस पी कास थीटा बटे आर क्यूब इसका होल स्क्वायर और प्लस, अब आप बताइए E2 का मान बोलो। E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका आ जाएगा पी साइन थीटा बटे आर क्यूब का, ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया। अब यहां से बाहर दे लो, बाहर तो बाहर यहां से आपका आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद पी कास थीटा बटे आर का क्यूब, अब उसके बाद अंडर रूट। यहां पर बताओ क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका 2 बचेगा, नहीं सॉरी, यहां पे केवल पी का मान आएगा, कास थीटा का मान नहीं निकलेगा, पी का मान निकला। अब यहां पर आपका बचेगा 2 कास थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहां तक बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहां से फिर हम आंसर निकालते हैं। अब आपका यहां से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर क्यूब, अंदर आपका आ जाएगा बोलो 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा आर क्यूब अंडर रूट, इसको लिखो 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ समझ में आया, 3 1 4 हो जाएगा। अब बताओ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आंसर 1 होता है 1। अब यहां से आपका आ जाएगा बताओ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अंडर रूट, ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा बटे आपका आर क्यूब। यही है बिंदु P पर उत्पन्न बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। निगमन बहुत खतरनाक है, ध्यान से बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला कार्यक्रम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 22 में। इसके आगे अभी इसमें 2-3 पॉइंट है, ठीक है। धन्यवाद।